हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम प्रश्नावली 3.5 पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे ब्रज गुणनखंड विधि। अभी तक मैंने आपको सभी विधियां बताई हैं। विलोपन विधि से क्वेश्चन को हल करवाया, प्रतिस्थापन विधि से आपको क्वेश्चन को हल करवाया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम ब्रज गुणन विधि से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको इस विधि का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक बातें जानेंगे। वो क्या है? इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब रैखिक समीकरण युग्म निकाय या तो अद्वितीय हल हो या फिर अपरिमित हल हो, तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा यह विधि हम नहीं उपयोग में ला सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये विधि किस किस के लिए हम उपयोग कर सकते? अद्वितीय हल के लिए, अपरिमित हल के लिए, और बाकी किसी में भी इसका उपयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं कि अद्वितीय या अपरिमित होता क्या है। अद्वितीय हल A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ये आपस में कंडीशन बराबर नहीं होती है, इसी कंडीशन को हम अद्वितीय हल कहते हैं। अब जानते हैं अपरिमित हल किसे कहते हैं। अपरिमित हल के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 फिर इक्वल टू C1/C2। यानी कि जो सभी ये वैल्यू हैं आपस में बराबर होंगी, उसी को हम कहते हैं अपरिमित हल हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ब्रज गुणन विधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ध्यान से सूत्र को समझिएगा। ब्रज गुणनखंड विधि का जो सूत्र होता है वो होता है x/B1/B2/C1/C2 बराबर y/C1/C2 बराबर A/A1/A2 इस सूत्र को याद करना बहुत ही आसान है। इस सूत्र को आप कैसे याद कर सकते हैं? आपको ऊपर के टर्म को याद करना है। पहले में B1 है, फिर क्या है आपको C1 है, B1 C1 फिर A1, उसके बाद फिर B1। आपको बस इतना याद करना है, B1 C1 B1 C1 A1 और B1। आपको इतना याद हो जाएगा। जो C1 जो आप लिखते हो उसी के नीचे 2 लग जाएगा, उसी का जस्ट B1 का B2 हो जाता है, और ये C1 जो है C2 हो जाता है। यही C1 Y में आ जाता है और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद A1 A2 आ जाता है, फिर इसमें ये A1 A2 आ जाता है, फिर B1 B2 आ जाता है। यानी कि सबसे लास्ट वाला सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में आ जाता है। तो इसको आसान से याद कर सकते हैं आप। अगर 2-4 बार प्रैक्टिस करें याद करने की तो आराम से याद कर सकते हैं। और इसका एक दूसरी टाइप से होता है। इसके बीच में हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे भाई, उसकी बात करते हैं। तो आगे देखते हैं भाई। यहाँ इसी सूत्र को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर बटा B1C2 माइनस B2C1। अतः कहने का मतलब है कि इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, इसमें भी इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करेंगे। और इसके बीच में जो चिन्ह लगता है वो माइनस का लगता है। उसी प्रकार से इसको कर लेंगे, C1 A2 माइनस C2 A1। इसी प्रकार इसको हम हल कर लेंगे। इसको हल करने से पहले हमें रैखिक समीकरण के बारे में पता होना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। रैखिक समीकरण जो होते हैं वो हमारे होते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरा जो समीकरण होता है वो होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इसी से हम दिए गए समीकरणों की तुलना करते हैं और देखते हैं
कि ये अद्वितीय हल है या अपरिमित हल है, तो इसी से हमें पता चलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करेंगे, उसी के दौरान हम इस सूत्र का यूज करेंगे और देखेंगे कि ये अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित हल है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्नावली 3.5 में जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों को के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, ये बताना है, किसका कोई हल नहीं है, ये भी बताना है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, हमें ये भी बताना है। उसके बाद कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। जब अद्वितीय हल होगा तब हम किसी विधि का यूज करेंगे, जो अभी मैंने बताया आपको, ब्रज गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण इसी में है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो चलिए हम अब क्वेश्चन को हल करते हैं। जो हमें समीकरण दिए हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले समीकरण समीकरण 1 और दूसरे समीकरण को समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम करेंगे क्या कि दिए गए समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरणों से करने पर, दिए गए समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण से करेंगे तो हमें यहाँ से a1 b1 और c1 की वैल्यू और a2 b2 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू किस प्रकार से मिलेगी और किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो वो देखते हैं, जानते हैं। ये समीकरण और इस समीकरण की जब तुलना करेंगे, जो x का जो गुणांक होगा, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, x का जो गुणांक होगा वो पहले समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 बराबर जो गुणांक होता है वो a1 होता है, यानी कि 3 होगा। जो y का गुणांक होगा वो देखेंगे तो y के बगल में जो भी संख्या लिखी होगी वही उसका गुणांक कहलाती है, अर्थात जब हम b1 की बात करेंगे तो 3 होगा और ये चिन्ह के साथ लिखा जाता तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, तुलना करते हैं। अतः तुलना करे पर हमें मिलेगा a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर माइनस का 3, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस का 9, c2 बराबर माइनस का 2। अतः इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं a1 अपान a2 बराबर 3/3, ये और ये कट जाएगा तो आएगा 1/1। अतः b1 अपान b2 बराबर ये जाएगा माइनस का 3 माइनस का 9, माइनस से माइनस हट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, 1/3। अतः इसी प्रकार से c1 और c2 को निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 माइनस का 2 अर्थात 3/2। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। अतः यहाँ पर हमारा दिया गया है x की जो है x के बाद 3 नहीं देके हमारे पास दिया गया है x बराबर 1, यानी कि a1 की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ देखेंगे 1/3 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। अतः यहाँ देखेंगे कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। अतः इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1 अपान a2 ये 3 होगा, ये 1 होगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान
C2। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, चेक करेंगे कि वह अद्वितीय हल है या नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करते हैं। जिस प्रकार हमने समीकरण 1 को हल किया था, ठीक उसी प्रकार हम समीकरण 2 को हल करेंगे। तो दिए गए समीकरण को समीकरण 1 व 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरणों से करने पर तो हमें मिलेगा, यहाँ पर तुलना करने से पहले हमें इस समीकरण को कुछ इस प्रकार बना लेना है कि यह a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में बन जाए। तो इसको हम समीकरण को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हमारा बनेगा 2x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। दूसरे को अगर बनाने की कोशिश करें तो ये बनेगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो ये समीकरण 1 व 2 हो जाएगा। अब इनकी हम तुलना करके यहाँ से a1 a2 और b1 b2 का मान c1 c2 का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम मान निकालते हैं। हमने a1 a2 के मान निकाल लिए हैं दिए गए समीकरण से। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर 2/3। अतः b1 अपॉन b2 बराबर 1/2। c1 अपॉन c2 बराबर -5/-8 अर्थात 5/8। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। यहाँ पर a1 और a2 और b1 b2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अतः यहाँ पर अब हम ब्रज गुणनखंड विधि का यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर अद्वितीय हल होगा तो हमको ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना। तो ब्रज गुणन विधि से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सूत्र को लिख लेते हैं ताकि हमें वैल्यू रखने में आसानी हो और हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। दिए गए सूत्र में निकाली गई वैल्यू को रखने पर हमने यहाँ पर a1 b1 c1 c2 की वैल्यू निकाल ली है। तो आप यहाँ पर उन वैल्यू को रख देंगे और हमारा कैलकुलेशन करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर a1 बराबर दिया है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हमने b1 c1 b2 c2 की वैल्यू रख दी है। यहाँ पर यह ध्यान रखना की बात है कि यदि कोई वैल्यू माइनस में दी है तो उसको हम ब्रैकेट के साथ रखेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो हम इसको अब हल कर लेते हैं। 8 एकम 8 माइनस का 8 माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 10 बराबर y अपॉन 5 3 15 माइनस का 15 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1/2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3। अतः अब यहाँ करते क्या है, यहाँ पर हम जो अचर पद है एक बार x के साथ लेकर हल करते हैं और एक बार y के साथ लेकर हल करते हैं। तो x अपॉन यहाँ पर घटाएंगे तो बच जाएगा 2 प्लस का 2 क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है बराबर 1/, इसको घटाएंगे तो बचेगा 1। अतः इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 2। उसी प्रकार से हम y के साथ रख कर सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा y अपॉन यहाँ से घटेगा तो बचेगा 1 बराबर 1/1। अतः
हमें y की वैल्यू मिलेगी y बराबर 1। इसी प्रकार से इस प्रश्न नंबर 1 के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे बहुत ही आसानी से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।